हाँ, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आज क्लास है इवोल्यूशंस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। आवाज क्लियर है? ठीक है, देखो, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स उतना ही पुराना है जितना के पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स उतना ही पुराना है जितना के पॉलिटिकल साइंस। ओके, एरिस्टोटल एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट का कंपैरिजन स्टडी किया था और एनालिसिस किया था। आवाज क्लियर आ रहा है? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के हाँ हाँ हाँ, क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इतना क्लियर समझ में आ गया कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने कॉम्परेटिव स्टडी किया था ग्रीक सिटी स्टेट का, ठीक, अपने टाइम में। ठीक है, अपने टाइम में। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब स्टार्टिंग में कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आई तो उसको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता था? कॉम्परेटिव गवर्नमेंट। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट कॉम्परेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था। ठीक है ना? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो है, इसे स्टार्टिंग में कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स नहीं बोला जाता था, इसको कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के नाम से ये जानी जाती थी। ठीक है ना? क्यों? अभी हम लोग जानते हैं क्यों। देखो, पहले जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट आई थी तो वो सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच थी। वो पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच की स्टडी करती थी, सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी करती थी। ठीक है ना? इसलिए पहले जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स थी उसको कॉम्परेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था, बिकॉज वो ट्रेडिशनल अप्रोच की ही सिर्फ स्टडी करती थी। ठीक है ना? लेकिन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आज के रिसेंट टाइम में कॉम्परेटिव गवर्नमेंट को कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बोला जाने लगा। ये 1950s और 1950s और 20th सेंचुरी में इसे कॉम्परेटिव गवर्नमेंट बोला जाने लगा। ठीक है ना? उसके बाद कॉन्टेम्परेरी पीरियड में क्या हो गया, आज के पीरियड में क्या हो गया कि जो ये it was accepted by political scientists that for a proper understanding of different political systems, scientific empirical comparative method of their structures and function is required। आज का जो कॉन्टेम्परेरी पीरियड है, तो आज के पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसको इंपेरिकली साइंटिफिकली मेथड के तौर पर समझने के लिए जरूरत है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला नहीं, आज आज का जो फेनोमेना है ना, आज के फेनोमेना में हम लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के जितने भी फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसको कॉम्परेटिवली स्टडी करना होगा, बट साइंटिफिकली मेथड से, इंपेरिकली मेथड से। ठीक है? आज के पीरियड में ये बोला गया, कॉन्टेम्परेरी पीरियड में, कि आज के पीरियड में पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हम लोगों को साइंटिफिक इंपेरिकल कॉम्परेटिव स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है? ये सब तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे याद करने का आएगा मैं बताऊंगी। ठीक है? ये सब डिफिनेशन है। अच्छा, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है? ठीक है ना? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है? व्हाट इज द कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स? Comparative politics is the systematic study and analysis of political system, process, citizen, political parties, pressure group, government, and political culture and behavior across the different country and region। बोला कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है? तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है? एक सिस्टमेटिकली स्टडी है। ठीक है ना? किन किन चीजों का स्टडी है? देखो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप को कंपैरिजन कर कर इनके सिस्टमेटिक स्टडी करना। इन सभी पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोसेस, सिटीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप का कंपैरिजन स्टडी करना, इसी को ही कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, public policies and political deployment across nations।
जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस है, उन नेशंस में कौन कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे यूके में किस टाइप की गवर्नमेंट है, यूएस में किस टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, इस तरह का कॉम्परेटिव स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। यूएस में कौन सी आइडियोलॉजी है, यूके में कौन सी आइडियोलॉजी, इंडिया में कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो की जा रही है, ये सब कॉम्परेटिव स्टडी किया जाता है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। ओके, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में एक्चुअल में होती क्या क्या है, हम लोग क्या क्या किस किस चीज को लेकर स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। तो देखो, इंपेरिकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। देखो, मैं स्टार्टिंग में तुमको बोली थी कि जब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आई थी तो हम लोग उसको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट बोलते थे, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल गवर्नमेंट का ही स्टडी करती थी, गवर्नमेंट के सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म की स्टडी करती थी। लेकिन जो रिसेंट टाइम में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है वो गवर्नमेंट के फॉर्मल इनफॉर्मल सभी, फॉर्मल इनफॉर्मल, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर सभी की स्टडी करती है। जैसे लाइक देखो, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट इंपेरिकल एंड साइंटिफिकली एनालिसिस करती है नॉन स्टेट एक्टर। तो नॉन स्टेट एक्टर तुम लोगों को पता है क्या होता है, जैसे एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा नॉन स्टेट एक्टर। और कॉपरेटिव गवर्नमेंट में हम लोग कंपेरिजन करते हैं इस तरह से, बिल्कुल साइंटिफिकली और इंपेरिकल मेथड का यूज कर कर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन स्टेट एक्टर का, जैसे कि इंडिया में किस टाइप का एनजीओ है, यूके में कैसा, इस तरह हम लोग कंपेरिजन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटरमेंट ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर, जैसे कि आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, क्लास, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब हम लोग कंपेरिजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। पॉलिटिकल कल्चर, इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, यूएस का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, यूके का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ये सब। कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग कॉम्पिटिटिव, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ओके, यूएस में भी डेमोक्रेसी है, यूके में भी है, बट नॉर्थ कोरिया में क्या है, डिक्टेटरशिप है। इस तरह से हम लोग कंपेरिजन स्टडी करते हैं। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल, एनालिसिस ऑफ नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, जैसे किस टाइप का, लाइक सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर नॉर्म्स, कौन कौन सा नॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, ये इफेक्ट डालती है पॉलिटिक्स पे। ये सब हम लोग कंपेरिजन स्टडी करके देखते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप, फिर हम लोग इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप का भी स्टडी करते हैं कॉम्परेटिव स्टडी में। ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को अच्छे से समझ जाए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आती है, देखो, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के 3 फेज हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के 3 फेज है, इस फेज को हम लोगों को बहुत अच्छे से रखना, ओके। तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में मैसेज कर देना। फर्स्ट फेज है फ्रॉम एरिस्टोटल टू 17th सेंचुरी, ओके। सेकंड फेज है 18 से 19th सेंचुरी। थर्ड फेज है फ्रॉम 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट, ओके। अब आ जाओ फर्स्ट पेज, ये पेज जो है तुम लोगों को याद करना है। आ जाओ, देखो, बोला कि फर्स्ट पेज ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स फ्रॉम एरिस्टोटल टू 17th सेंचुरी, मतलब फर्स्ट फेज जो है वो एरिस्टोटल से स्टार्ट होता है और 17th सेंचुरी तक जाता है, ओके। एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। एरिस्टोटल जो है वो एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम था द पॉलिटिक्स, ओके। ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आई है। उसके बाद एरिस्टोटल जो है वो 158 ग्रीक सिटी स्टेट का, या ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट के नेचर को समझने के लिए, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है क्योंकि इसलिए कि उन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट की कंपैरिजन स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि जो एक आइडियल स्टेट होती है वो आइडियल स्टेट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या होनी चाहिए, नेचर क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों के लिए वो कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं 150 स्टेट, ओके। अब एरिस्टोटल को वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं, उनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट, ठीक ना, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेसी, ठीक है। सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी। जब एरिस्टोटल 158 कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन स्टडी करते हैं तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि एक आइडियल स्टेट में जो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी, ठीक है। बिकॉज वो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक मॉब रूल है, ठीक है ना, इनस्टेबिलिटी है। डेमोक्रेसी एक मॉब रूल है और इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी। फिर उसके बाद एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि जो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक आइडियल स्टेट में एक आइडियल गवर्नमेंट या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वो पॉलिटी होगी, ठीक है, पॉलिटी होगी। पॉलिटी मतलब मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्डन मीन। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। एरिस्टोटल एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल 158 ग्रीक सिटी स्टेट के कंपैरिजन स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होनी चाहिए, उसकी फंक्शन, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तब उन्होंने जाना कि एक आइडियल स्टेट में जो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एरिस्टोटल के लिए सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या है? सबसे वर्स्ट फॉर्म जो है वो है डेमोक्रेसी, ओके। सबसे वर्स्ट फॉर्म क्या है? डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी को नहीं पसंद करते थे, ओके, वो डेमोक्रेसी को नहीं पसंद करते थे। लेकिन एरिस्टोटल के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्या है? बेस्ट गवर्नमेंट क्या है एरिस्टोटल के लिए, जो एक आइडियल स्टेट में होनी चाहिए, वो है पॉलिटी। बिकॉज की पॉलिटी जो है वो एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, गोल्डन मीन है। ये पेज क्लियर हो गई? नेक्स्ट पेज। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंकर आते हैं वो है मैकियावेली, ओके। फर्स्ट पेज में जो नेक्स्ट थिंकर आते हैं वो है मैकियावेली। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। मैकियावेली is considered the first modern political thinker. मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है बिकॉज ही सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। इनको क्यों फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल बोला जाता है? क्योंकि ये जो थे इन्होंने पहली बार एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट करते हैं। ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से हैव नो रिलेशन टू मोरल। ये बोलते हैं पॉलिटिक्स का मोरलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है 15th सेंचुरी में मैकियावेली कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और इसके लिए वो दो बुक लिखते हैं। एक बुक का नाम था द प्रिंस और नेक्स्ट बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन लिविंग। द प्रिंस ये बुक 1513 में पब्लिश हुई, सॉरी 1513 में ये बुक लिखी गई थी, बट ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1532 में। इस बुक में मैकियावेली क्या बोलते हैं? इस बुक में मैकियावेली कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ये बताते हैं पावर डायनेमिक एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में कि एक प्रिंस को पावर को किस तरह से अटेन करना है, किस तरह से अपने पावर को मेंटेन करके रखना है, किस तरह अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना है। उनकी नेक्स्ट बुक है डिस्कोर्स ऑन लिविंग। ये बुक, यहाँ पे डेट गलत हो गया है, ये 1531 है। इस बुक में मैकियावेली एक्सप्रेस करते हैं ए प्रेफरेंस फॉर ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैकियावेली जब कॉम्परेटिव स्टडी करते तो दो बुक लिखते, एक का नाम था द प्रिंस, एक का नाम था द प्रिंस। प्रिंस में वो किस चीज के बारे में बोलते हैं? पावर के बारे में बोलते हैं, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बोलते हैं। लेकिन जो उनकी जो दूसरी बुक है द डिस्कोर्स ऑन लिविंग, इस बुक में वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए, ये बात करते हैं वो। ओके, स्टडी एंड कंपेयर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पार्टिकुलरली मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक। इस बुक में ये मोनार्की एंड रिपब्लिक के बीच में कंपैरिजन स्टडी करते हैं। लेकिन
और कुछ कुछ प्रिंसिपल बताते हैं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट में क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। तो ये है मैकियावेली के बारे में कि मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे। इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एथिक्स और मोरल्स को बिल्कुल सेपरेट करते हैं। इन्होंने 2 बुक लिखा, एक प्रीस एक डिस्कोर्स। प्रीस में उन्होंने क्या बोला कि किस तरह से पावर को मेंटेन करके रखना है, किस तरह स्टेट को मेंटेन करके रखना है। डिस्कोर्स ऑन लिविंग में उन्होंने क्या बोला? डिस्कोर्स ऑन लिविंग में वो बोलते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। मैकियावेली रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। इस बुक में वो दो गवर्नमेंट फॉर्म पे कंपैरिजन करते हैं, मोनार्की एंड रिपब्लिक, बट वो सपोर्ट किसको करते हैं? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड फेज। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका, ये है सेकंड फेज। सेकंड फेज जो है, सेकंड फेज 18 से 19 सेंचुरी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मॉन्टेस्को। मॉन्टेस्को जो थे ये फ्रांस फिलोसफर थे। मॉन्टेस्को फ्रांस के एक पॉलिटिकल थ्योरीज है, ठीक है ना। ये फ्रांस के एक फिलोसफर थे। ये क्या करते, ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ पावर। मॉन्टेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन हिज सेमिनियल वर्क द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये अपने बुक, इनके बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 1748 में लिखी गई थी। इस बुक में ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, इस बुक में ये क्या करते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्को जो है वो एक कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट के 3 फॉर्म में, रिपब्लिक, मोनार्की, डिस्पोटिज्म। इन तीनों गवर्नमेंट के बीच में, इन ये 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। जब ये स्टडी करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं, ना, उनके बीच में हम लोगों को बैलेंस ऑफ पावर बनाना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम लोग प्रिवेंट करेंगे ट्रायनी को, ठीक है ना। इनके ये क्या नाम है, मॉन्टेस्को बोलते हैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो ब्रांच होती है, गवर्नमेंट की ब्रांच में हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रायनी हो जाएगा। तो ट्रायनी को रोकने के लिए हम लोगों को बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना है गवर्नमेंट के ब्रांच के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो एम्फेसिस कर दे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर सेपरेशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्को के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जुडिशरी होती है, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होती है। इन 3 ऑर्गन के बीच में बैलेंस बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। इस बैलेंस को यू बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर, इसको यूएस ने अडॉप्ट किया था, यूएस ने इसको अडॉप्ट किया था, मॉन्टेस्को का ये आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेस्को ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था? द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये बुक कब लिखी गई थी? तो 1748 में लिखी गई थी। इस बुक में ये क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में बैलेंस होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्को का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, कौन है? तो यूरोप करते हैं। ओके, क्लियर हो रहा ना तुम लोग? मुझे ये मैसेज कर दो ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो। नेक्स्ट है थर्ड फेज। सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब थर्ड फेज आता है, आ जाओ। थर्ड फेज में सबसे पहले आएंगे एलिजाबेथ टैगविले, ठीक है। एलिजाबेथ टैगविले क्या करते हैं, जैसे थर्ड फेज में तो तुम्हारा 19वीं सेंचुरी में 3 थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, जे स्मिथ, E.A. फ्रीमैन, एलिजाबेथ टैगविले। ओके, एलिजाबेथ टैगविले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले एलिजाबेथ टैगविले एक बुक देते हैं, ये बुक एग्जाम में बहुत बार आई है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये बुक 1835 की बुक है। ओके, ये बुक कब लिखी गई थी? 1835 में। इस बुक को किसने लिखा था? तो एलेक्जे टैगविले ने लिखा था। ओके, इस बुक में ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कंपैरिजन स्टडी करते हैं, ठीक है। इस बुक में ये अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, खास कर कौन सी यूरोपियन कंट्री? फ्रांस को लेकर, ठीक है। एलिजाबेथ टैगविले जो है ये अपने बुक
डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो कि 1835 की बुक है। इस बुक में ये अमेरिकन डेमोक्रेसी और यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम में खासकर कौन कंट्री, फ्रांस को लेकर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल जो है और फ्री मैन है, ये लोग भी कॉम्परेटिव के थिंकर हैं, इन लोगों ने भी कॉम्परेटिव स्टडी किया है। नेक्स्ट है थर्ड फेज ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में जेम्स ब्राइस, ठीक है। जेम्स ब्राइस की बुक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि 1921 की बुक है। इस बुक को लिखी गई थी 1921 में। इस बुक में क्या करते हैं ब्राइस कंडक्ट द फर्स्ट कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। जेम्स ब्राइस क्या करते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के बीच में कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। तो ये बुक एग्जाम में बहुत बार आती है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक किसकी है, तो जेम्स ब्राइस की है। और जेम्स ब्राइस कौन है, एक कॉम्परेटिव के थिंकर है जो डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के बीच में कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के फंक्शंस के वैल्यू को दिखाते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या वैल्यू होती है कॉम्परेटिव स्टडी कर। इसके बाद है रॉबर्ट मिचेल की बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ये पूरी बुक के नाम लिखी हुई है, बट पूरा बुक याद करने का इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करके आती है। पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट मिचेल की बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी 1915। इस बुक को लिखी गई थी 1915 में। इस बुक में रॉबर्ट मिचेल एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब क्या है कि ये बोलते हैं रॉबर्ट मिचेल कि आप कहीं भी देख लीजिए, ऑल लार्ज स्केल सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको पावर कुछ लोगों के हाथ में ही मिलेगी, आपको ओलिगार्की ही देखने को मिलेगी। आप कहीं पर भी देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री में देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, आपको ओलिगार्की ही देखने को मिलेगी। ओलिगार्की का मतलब है पावर कुछ लोगों के हाथ में होना। जैसे ये बोल रहे हैं कि पावर इनविटेबली बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल एलीट या लीडरशिप ग्रुप। ये बोल रहे हैं कि पावर आप कहीं भी देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखिए, आपको पावर कुछ स्मॉल एलीट या कुछ लीडरशिप के ग्रुप के हाथों में ही पावर कॉन्सेंट्रेट मिलेगी। आप कहीं पे भी देख लीजिए, पावर कुछ लोगों के हाथ में ही मिलेगी। ओके, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा कि रॉबर्ट मिचेल की बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ये कॉन्सेप्ट देते हैं इस बुक में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के में ये बोलते हैं कि आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, पावर आपको कुछ स्मॉल एलिट ग्रुप के हाथ में ही मिलेगी। ओके, क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं थर्ड फेज ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट थिंकर है एम ऑस्ट्रोगाई, ठीक है ना। एम ऑस्ट्रोगाई जो है, इनकी बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये बुक 1902 में लिखी गई थी। ओके, इस बुक में ऑस्ट्रोगाई क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं। ये यूएस और ब्रिटेन के पॉलिटिकल पार्टीज की कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं। मतलब ये ब्रिटेन और यूएस के पॉलिटिकल पार्टीज, ये पार्टी सिस्टम के कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं। ऑस्ट्रोगाई क्या करते हैं, यूके यूएसए इन दोनों कंट्रीज की पार्टी सिस्टम की कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं। पार्टी सिस्टम के क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवली स्टडी करते हैं। ऑस्ट्रोगाई एक बुक लिखते हैं डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इस बुक में वो यूएसए और यूके के पार्टी सिस्टम की कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की बुक का नाम है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ये बुक 1921 में लिखी गई थी। इस बुक में ये तीन तरह के अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये जब कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं तो उसके बाद ये बोलते हैं कि तीन तरह की अथॉरिटी होती है। फर्स्ट है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी ऐसे अथॉरिटी को बोले जाते हैं जब लोगों को उसकी पर्सनल क्वालिटी की वजह कर मिलती है।
जब किसी एक इंडिविजुअल को उसके पर्सनल क्वालिटी की वजह से मिलती है, लाइक गांधी जी, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन लोगों के अंदर वो क्वालिटी है कि वो लोगों को अगर कोई बात बोलेंगे, लोग ब्लाइंडली उनकी बातों को फॉलो करेंगे। आज में अगर आज का मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ तो एम एस धोनी अगर कुछ बोलेंगे तो उनके जो मानने वाले वो फौरन उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे। तो उनके अंदर वो क्वालिटीज होती है, वो क्रिज्मा होती है कि लोग उनकी बातों को मानने लगते हैं। तो इस तरह की अथॉरिटी को क्रिज्मेटिक अथॉरिटी बोलते हैं। लीगल अथॉरिटी जो कानून के थ्रू अथॉरिटी मिली हुई, जैसे कि आईएएस ऑफिसर होते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिसको रिलीजियस धर्म गुरु बोलते हैं। हर रिलीजियस हर रिलीजियस में एक धर्म गुरु होते हैं, जैसे कि मौलाना साहब, पंडित, ये सब जो होते हैं, ये लोग क्या रिलीजियस धर्म गुरु होते हैं। इनको पावर उनके कस्टम से मिली हुई होती है ना। हर एक धर्म का एक रिलीजियस ग्रुप होते हैं, है ना। जैसे पंडित जी होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, तो उन लोगों को उनके कस्टम ने उनको अथॉरिटी दे रखी है। तो इस तरह के अथॉरिटी को बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट है हरमन फैनर। ये सब थर्ड फेज चल रहा है, ठीक है। ये थर्ड फेज चल रहा है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का। हरमन फैनर की बुक का नाम है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932 की बुक है। इस बुक में ये स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। हरमन फैनर क्या करते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और उसके प्रोसेस के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, गवर्नमेंट की फंक्शन क्या होती है, वो कैसे फंक्शन करती है। इस तरह से वो कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं हैरोल्ड डी लासबेल। लासबेल की बुक का नाम है, ये प्रीवियस ईयर बुक है, पॉलिटिक्स। ये प्रीवियस ईयर बुक है, एक सेकंड। उसके बाद ये नेक्स्ट बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। ये 1936 की बुक है। इस बुक में लासबेल बोलते हैं कि कैसे रूलिंग क्लास कैसे किस तरह से हाउ ही एक्सप्लोर हाउ रूलिंग इलिट्स एंड काउंटर इलिट्स मैनिपुलेट पावर। इस बुक में लासबेल बोलते हैं कि किस तरह से रूलिंग इलीट और काउंटर इलीट पावर को मैनिपुलेट कर कर पावर को सेव देते हैं, ठीक है। इस तरह वो बताते हैं कि कैसे जो रूलिंग एलिट है वो पावर को ये मैनिपुलेट कर देते हैं, कैसे पावर का मीनिंग जो है उसको चेंज कर देते हैं, उसका शेप को ही चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है तुम्हारा मॉस्का। मॉस्का का बुक का नाम है रूलिंग क्लास। मॉस्का बोलते हैं, ये इलिट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। मॉस्का मॉस्का जो है ये बताते हैं कि हर एक सोसाइटी में दो क्लासेस होती है। एक होती है रूलिंग क्लासेस और एक होती है रूल्ड क्लास। रूलिंग क्लास वो होती है जो रूल करती है, जो हमेशा जिसके पास पावर होती है, जो मोनोपोलाइज पावर रखती है, जिसके पास पावर होती है, जो हमेशा इंजॉय करती है प्रिविलेज को, ठीक है ना, जो हाई स्टेटस, जो सोसाइटी में हाई स्टेटस रखती है, इसको बोला जाता है रूलिंग क्लास। जो होती है रूल्ड क्लास, इसको रूल किया जाता है, इसको रूल नंबर ये लार्ज इन नंबर ग्रुप होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है रूलिंग क्लास के थ्रू, ठीक ना। मॉस्का क्या बोलते हैं, मॉस्का बोलते हैं कि एक सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रूलिंग क्लास, एक होती रूल्ड क्लास। रूलिंग क्लास जो होते हैं वो हमेशा प्रिविलेज पोजीशन रखते हैं, वो इंजॉय करते हैं, पावर को इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, उनके पास ऑथोरिटी होती है, वो पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बट जो रूल्ड क्लास होते हैं ना, वो कंट्रोल किए जाते हैं रूलिंग क्लास के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, गैब्रियल एल्मन की बुक का नाम है कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। ये ये बुक 1956 में लिखी गई थी। इस बुक में एल्मर जो थे पॉलिटिकल सिस्टम को चार पॉलिटिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं। वो बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के चार पार्ट हुए, पॉलिटिकल सिस्टम चार तरह के होते हैं। वो बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम चार तरह के होते हैं। फर्स्ट, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि यूके और यूएस में होते हैं। यूके यूएस में जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, होमोजेनिटी होती है। के बाद नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ होते हैं,
फ्रांस में होते हैं, जर्मनी इटली में होते हैं। मोर फ्रैगमेंटेड पार्टी सिस्टम होते हैं, लेस कंसेंस होते हैं, हिस्टोरिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कुछ ऐसा जैसे कि तुम देख रही होगी जर्मनी में, इटली में ये लोगों का हिस्ट्री उतना ठीक नहीं रहा है, इसलिए से कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम बोला गया। ओके, फिर हो गया प्री इंडस्ट्रियल। प्री इंडस्ट्रियल को हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम बोलेंगे, ये बहुत ही वीक होती है। Societies where modern political structure are weak, absent. यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह का ये सिस्टम बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही absent। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगी, अक्सर यहाँ पे किंगशिप होंगे, डोमिनेटेड बाय किंगशिप, ट्राइबल अथॉरिटी, रिलीजियन, इस तरह की गवर्नमेंट होगी, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगी। लेकिन जो टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, जैसे पहले था नाजी गवर्नमेंट, स्टालिन यूएसएसआर, लेकिन आज का अगर एग्जांपल हम लेंगे तो नॉर्थ कोरिया। तो गैब्रियल एडमंड क्या बोलते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम अपनी बुक में कि पॉलिटिकल सिस्टम की 4 टाइप होती है। फर्स्ट है एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, सेकंड है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड इज ए प्री इंडस्ट्रियल या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, फोर्थ इज ए टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट है गैब्रियल एडमंड एक और बुक लिखते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एरिया। ये बुक 1960s में लिखी गई थी। इस बुक को इन्होंने एक थिंकर, ये बुक को ऑथर है, नेक्स्ट दूसरे थिंकर का नाम है जेम्स एस कोलमैन। इस बुक में ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में स्टडी करते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये मैं दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट थिंकर है एफ एच कार्डोसो। कार्डोसो जो है ये डिपेंडेंसी के थिंकर है और इनकी बुक का नाम है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इस बुक को लिखा गया था, इस बुक को कार्डोसो ने लिखा था कि किस तरह से लातिन अमेरिका में हाउ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिपेंडेंसी सेव द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। किस तरह से तुम्हारा लातिन अमेरिका में फिर से रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए किस तरह से वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे डेवलपमेंट रीजन पे, किस तरह से इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए लातिन अमेरिका किस तरह से अपने कंट्री में इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक को सेव देने के लिए वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे कंट्री पर। ठीक है ना, यहाँ पे वो एक क्रिटिकली पर्सपेक्टिव बताते हैं ग्लोबल पावर ऑफ डायनेमिक के। उसके बाद है टैड रॉबर्ट गुड। टैड रॉबर्ट गुड का बुक का नाम है वाई मैन राइवल। यहाँ पे इनके बारे में उतना कोई खास पढ़ना नहीं, बिकॉज एग्जाम में इनके सिर्फ बुक आती है कि वाई मैन राइवल बुक किसका है। ये बुक 1970s की है, तो ये है टैड रॉबर्ट गुड की। नेक्स्ट है एरन लिब्जेट। एरन लिब्जेट की बुक का नाम है डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटी, ए कॉम्परेटिव एक्सप्लोरेशन 1977। इस बुक में वो क्या करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के मतलब ये क्या करते हैं डेमोक्रेसी कंट्रीज, जो डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी कंट्रीज में डाइवर्स सोसाइटी की स्टडी करते हैं। डेमोक्रेसी कंट्रीज में जो डाइवर्स सोसाइटी होती है उसके बारे में वो स्टडीज करते हैं। ही एक्सप्लोर हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम फंक्शन रियलिस्टिक सोसाइटी। ये बोल रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है ना, इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यहाँ पे क्या होता है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होती है। तो ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज पाए जाते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी होती है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो ये पूरा ये कॉम्परेटिव स्टडी करके ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरह से डाइवर्स सोसाइटी होती है। उसके बाद थेड़ा स्कॉपल जो है इनकी बुक का नाम है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन, ए कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये क्या करते हैं जो थेड़ा स्कॉपल है, ये फ्रांस, रशिया एंड चाइना के कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं। इनकी भी बुक के बारे में पढ़ना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, जिवेनी शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं। जिवेनी शास्त्री जो है इनकी बुक का नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। ये बुक 1976 की है। इस बुक में ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इट प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू क्लासिफाई पार्टी सिस्टम एंड एनालाइजिंग देयर
डायनेमिक्स, ये जब कॉम्पिटेटिव स्टडी करते हैं तो पार्टी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाऊंगी तो इनके बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट ये क्या बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उनके पार्टी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं। बट इनके बुक को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम है इमेजिन कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये 1983 की बुक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इमेजिन कम्युनिटीज, ओके। इनका मेन आइडिया क्या है, ये बोलते हैं, एंडरसन आर्ग्यू करते हैं कि नेशन आर सोशली कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज, नेशन जो है वो कम्युनिटीज के थ्रू कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है ना। इमेजिन बाय द पीपल हु परस्यू देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये बोल रहे हैं कि लोग जो इमेजिन करते हैं ना उसके थ्रू नेशन बनती है। कहने का मतलब देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि कहीं पे ये हो रहा है लड़ाई झगड़ा, मान लो पहले, ये तो पहले की बात है ना, जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी उस वक्त। देखो जैसे यहाँ पे अंग्रेज ना, ब्रिटिशर, ठीक है ना, देखो यहाँ पे देखो, ब्रिटिशर है ना, ब्रिटिशर क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों को मार रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लोगों को मार रहे हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारा न्यूज़पेपर में दिया, जब न्यूज़पेपर में दिया ना, तो जो लोग होंगे, जो इंडियन लोग होंगे ना, तो उनके दिल में ना नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, उनको बहुत बुरा लगेगा कि ब्रिटिशर कैसे इन लोगों को मार रही है ना। भले ये लोग इन लोगों से कभी मिले ना हो, बातचीत ना किए हो, कभी भी नहीं मिले हो, कोई इन लोगों का अट्रैक्शन, मतलब सॉरी, कोई भी इंटरेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक फीलिंग आएगी कि ब्रिटिशर जो है ना इंडियन लोगों को मार रहे हैं, है ना। दिल में क्या आएगी, क्या नेशनलिज्म जागेगी कि ये जो ब्रिटिशर है ना इंडिया के लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए बेनेडिक्ट एंडरसन बोलते हैं कि जो नेशनलिज्म है ना वो इमेजिन कम्युनिटी है। लोग उसको इमेजिन करते हैं कि ब्रिटिशर मार रहे हैं, मेरे लोगों को मार रहे हैं, मेरे इंडियन के लोगों को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि ये जो प्रिंट कैपिटलिज्म, लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो देसी लैंग्वेज होता है, मीडिया, इसके जरिया इज इन क्रिएटिंग ए शेयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी अक्रॉस पॉपुलेशन दैट लाइकली नेवर मीट ईच अदर फेस टू फेस। बोले कि जो लोग कभी भी नहीं मिले एक दूसरे से, जो लोग कभी भी एक दूसरे से कभी नहीं मिले, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी प्रिंट कैपिटलिज्म, लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज और मीडिया के थ्रू उन लोगों के लिए इनके दिल में फीलिंग आएगी, ठीक है ना। फीलिंग आएगी कि फीलिंग आएगी, जब वो फीलिंग आएगी तो वो नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म है, यानी तुम्हारे दिल में नेशनलिज्म की फीलिंग आए कि वो इंडियन को मार रहे हैं, वो मेरे लोगों को मार रहे हैं, ठीक है ना। जब ब्रिटिशर कि कुछ इंडियन लोगों को मार रहे हैं और वो न्यूज़पेपर में आएगा तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों के दिल में एक फीलिंग आएगी कि ये इंडिया के लोगों को मार रहे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एंड बेनेडिक्ट एंडरसन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनलिज्म है ना वो इमेजिन कम्युनिटी है और कुछ नहीं है। और ये जो इमेजिन कम्युनिटी है ना, ये प्रिंट कैपिटलिज्म, लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, मीडिया के थ्रू जो है ना लोग इसको इमेजिन करेंगे, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमेजिन कम्युनिटीज किसका है, तो बैंडिक एंडरसन का है, ओके। अच्छा ठीक है, ये फोकस किस चीज से करते हैं कि नेशनलिज्म जाएगी कैसे लोगों के पास, ये स्प्रेड कैसे होगी। तो प्रिंट कैपिटलिज्म, लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, मीडिया, जैसे प्रिंट कैपिटलिज्म उसका न्यूज़पेपर था, तो न्यूज़पेपर में आएगा कि हाँ यहाँ पे ब्रिटिश ने लोगों को मारा, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत दुख लगेगा, हमारे अंदर एक नेशनलिज्म आएगी, तो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे। नेक्स्ट आ गया अर्नेस्ट गेलनर, ठीक ना। अर्नेस्ट गेलनर जो है, इनकी बुक का नाम था नेशन एंड नेशनलिज्म, ये बुक 2 बार आई हुई है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेशन एंड नेशनलिज्म, ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म कैसे आती है लोगों में, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशनलिज्म आती है। ये बोलते हैं नेशनलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद सैमुअल पिन हंटिंगटन क्या बोलते हैं, सैमुअल पे हंटिंगटन जो है ये बोलते हैं थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991। ये एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम था थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट ऑफ 20th सेंचुरी 1991। इस बुक में ये 3 वेव के बारे में बोलते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी आई है, किस तरह से रिवर्स हुई है, उसके बाद